हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विषय के विज्ञान में पहला पार्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर आपको 2 या 3 नंबर से सवाल प्रतिवर्ष पूछा जाता है। जिसके अंदर आपको ये कहा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए या किसी अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो चलिए बिना किसी हिचकिचाहट के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे पढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। सबसे पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इस टॉपिक में पढ़ते जाते हैं अपन। जब कोई पदार्थ स्वयं किसी या अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाला पदार्थ का निर्माण करता है। सिंपल सी बात है, जब कोई एक पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है। देखिए किस प्रकार से हम समझते हैं इस चीज़ को। क्या करना है हमें, जैसे कि मैंने कोई यहाँ पर पदार्थ ले लिया कार्बन। कार्बन क्या करेगा, किसी अन्य पदार्थ के साथ, जैसे मैंने ले ली ऑक्सीजन, इससे क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, इनकी आपस में रिएक्शन होगी। तो उससे जो एक नया पदार्थ बनेगा, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हमें एक नया पदार्थ मिला, तो हम इसी को क्या कहेंगे, इस पूरी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया जाता है। चलो आगे पढ़ते हैं हम। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन। अब इसमें कौन भाग ले रहा है, कौन से पदार्थ, तो कार्बन और ऑक्सीजन। ये दो भाग, जब पदार्थ, ये दो भाग है, ये क्या ले रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत प्राप्त होने वाला नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो उत्पाद कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, उत्पाद। कैसे समझते हैं, आओ चलो इसको। कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसके बाद हमें जो पदार्थ मिल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो ये जो दोनों भाग हैं, ये तो हो गए अपने अभिकारक। ये क्या हो गए, अपने अभिकारक हो गए। क्या हो गए, अभिकारक। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये हो गए अपने अभिकारक। अब इनकी अभिक्रिया के पश्चात जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, इसे हम कहेंगे उत्पाद। क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। समझ में आया बच्चों, आगे पढ़ते हैं। चलो, शब्द समीकरण क्या होती है, जिसमें ऐसी समीकरण जिसके अंदर किसी भी रासायनिक पदार्थ का हम शब्द के रूप में विवरण करेंगे। किसके रूप में विवरण करेंगे, शब्द के रूप। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख सकते हैं आप लोग, ये रहा, शब्दों के रूप में लिखना। किसके रूप में लिखना, शब्दों के रूप में लिखना। जैसे आप देख सकते हो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो हम इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में नहीं लिख रहे, हम इसको डायरेक्ट शब्द के रूप में लिख रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्या लिखा हुआ है, शब्द रूप लिखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये शब्द समीकरण के, शब्द समीकरण क्या कहलाती है बच्चों, शब्द समीकरण। दूसरी इसी में एक प्रकार आता है कि ये प्लस का चिन्ह क्या दर्शाता है, ये तीर का चिन्ह क्या दर्शाता है। तो हमारे सामने जो हम तीर का चिन्ह देख रहे हैं, ये तीर का चिन्ह हमें ये दर्शाता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया से ये पदार्थ बन रहा है या इससे ये चीज़ बनेगी। तो इस तीर का अर्थ ये होता है। अब प्लस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस प्लस का मतलब क्या होता है, तो प्लस बताता है कि इन दोनों रासायनिक पदार्थों का संयोजन हो रहा है इस अभिक्रिया के अंदर, जिससे कि हमें एक नया उत्पाद बन रहा है। दूसरा आता है हमारे पास रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर रासायनिक समीकरण को कैसे देखा जाता है, तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर शब्द समीकरण के बारे में बताया। शब्द समीकरण क्या होती है, जिसके अंदर हम पदार्थों को शब्द रूप में लिखते हैं और उनकी अभिक्रिया करा के जो उत्पाद मिलता है उसको भी हम शब्द रूप से लिखते हैं। इस बार रासायनिक समीकरण के अंदर हमें क्या करना है कि हमको पदार्थों के प्रतीक चिन्ह लेने हैं। जैसे प्रतीक चिन्ह कैसे, पहले हमने शब्द समीकरण के रूप में क्या लिखा था, तो हमने लिखा था, देखिए एक मिनट, कार्बन
प्लस ऑक्सीजन। ये तो हमारा शब्द रूप है, लेकिन यही अगर हमें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है तो हम कार्बन का प्रतीक चिन्ह लेंगे यहाँ पे, तो लेंगे यहाँ पर C, और ऑक्सीजन का भी प्रतीक चिन्ह लिया जाएगा O2, जिससे अभिक्रिया करके CO2 मिलेगी हमें। तो यदि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उन पदार्थों का प्रतीक चिन्ह का उपयोग करते हैं, प्रतीक चिन्ह कैसे, जैसे कार्बन का C हो गया, ऑक्सीजन का O हो गया, और इन पे बनने के बाद CO2 मिलती है, तो ये होते हैं प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्हों के द्वारा अगर हम किसी रासायनिक सूत्र को प्रदर्शित करते हैं तो वो रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? रासायनिक समीकरण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब सवाल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, या किस प्रकार से उसको बराबर किया जा सकता है। संतुलित करने का मतलब ये होता है कि उसको क्या करना है, आपको बराबर करना है। चलो कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे किस प्रकार से, देखो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी मैं आपके सामने एक अभिक्रिया लिखता हूँ जिसमें लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है MgO। क्या मिलता है? 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो कैसे परमाणुओं की संख्या किस प्रकार से समान होगी। यहाँ पर मैग्नीशियम का एक अणु है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, और ये चीज़ यहाँ पर गुण में ऑक्सीजन के साथ तो 2 है, लेकिन मैग्नीशियम के साथ 2 कैसी हो गई, जबकि यहाँ मैग्नीशियम तो एक ही है। तो इसको बराबर करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो दोनों ओर से समीकरण संतुलित हो गई है। समझ रहे हो आप लोग? तो समझते आओ, देखते हैं कैसे। समीकरणों को संतुलित करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है कि हिट एवं ट्रायल विधि क्या होती है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, जिसे हिट ट्रायल विधि से संतुलित किया जाता है। किसी भी रासायनिक समीकरण को यदि आप संतुलित करते हैं तो वो किस विधि के द्वारा होता है? हिट एवं ट्रायल विधि के द्वारा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण में प्रतीकात्मक रूप से अभिकारक तथा उत्पाद को भौतिक अवस्था प्रदर्शित की जाती है। भौतिक अवस्था कैसे प्रदर्शित की जाती है? देखो, ठोस अवस्थाओं को, गैस अवस्थाओं को और जलीय अवस्थाओं को और किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ध्यान देवें, यदि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस द्रव, अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस द्रव, जलीय और ठोस अवस्थाओं को, तो गैस को किस प्रकार से लिखा जाता है? देखो बेटा, G से, और द्रव को कैसे लिखा जाता है? L से। एक्यूटिक जलीय अवस्था, अगर वो घुलनशील अवस्था में है तो उसको AQ लिखा जाता है, और अगर वो ठोस अवस्था में है तो उसको S लिखा जाता है। किस प्रकार से? जैसे मैं आपको बताता हूँ, कार्बन C ले लिया मैंने, किस प्रकार से देखते हैं हम। देखो आओ, जैसे कार्बन और मैं ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा रहा हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन की क्या करा रहा हूँ मैं? अभिक्रिया करा रहा हूँ। और आप लोगों को पता है जो उत्पाद मिलेगा हमें वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो किस प्रकार से यहाँ पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस का उपयोग कर सकते हैं। आओ हम देखते हैं, कार्बन को हमने किस रूप में लिया? सॉलिड, ठोस के रूप में, और ऑक्सीजन तो हमें पता है गैसीय रूप में होती है। तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? इसके आगे S लगा दिया जाएगा और ऑक्सीजन के आगे G लगा दिया जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि इस अभिक्रिया में हमने जो अभिकारकों को लिया है वो अभिकारक कौन सी अवस्था में है। तो हमने यहाँ पर बताया कि जो कार्बन है, कार्बन सॉलिड अवस्था में है और ऑक्सीजन गैस अवस्था में है, और इनसे जो मिलके कार्बन डाइऑक्साइड मिली है वो भी आप लोगों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में होती है, इसलिए इसके आगे G लगा दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को उनके जलीय माध्यम में या ठोस अवस्था में या गैस अवस्था में या द्रव अवस्था में किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो आपको इन चिन्हों का प्रयोग करना है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में दौरान निम्न प्रेक्षण हो सकते। अच्छा, अब रासायनिक अभिक्रिया यदि हो रही है तो उसके अंदर क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या चीज़ें हो सकती है उस
अभिक्रिया के दौरान। तो सबसे पहला आप लोग कक्षा 7 के अंदर भी पढ़ चुके हो और 8 में पढ़ चुके हो, रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब कि रासायनिक परिवर्तन के बराबर जैसी ही होती है। मतलब कि किसी भी पदार्थ में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनना। नया पदार्थ बनेगा तो वो अवस्था में परिवर्तन भी तो हो सकता है। यदि ठोस से गैस भी तो बन सकता है, तो अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, उसका रंग बदल सकता है। किसी भी अभिक्रिया को करा रहे हैं तो पदार्थ जो पहले वाला है उससे अलग रंग का भी आ सकता है। किसी गैस का उत्सर्जन, गैस निकल सकती है उसके अंदर से, और तापमान में वृद्धि, या तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी उसमें से, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, तापमान के अंदर वृद्धि हो सकती है। चलो आगे पढ़ते हैं अपन। तो ये मैंने अभी आपको पहले बताया, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने निम्न प्रेक्षण हो सकते हैं। तो कौन कौन से प्रेक्षण हो सकते हैं, तो उनके बारे में चर्चा अपन ने कर ली। अब पढ़ेंगे अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रोक के एक बार वापस सुने, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की, तो अपन देखेंगे। सबसे पहली अभिक्रिया है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया है। क्या है संयोजन अभिक्रिया? संयोजन का मतलब आप लोग जानते हो कि किसी का जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना या किसी को मिलाना, संयोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है, देखो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर, दो या दो से अभिकारक, जिसे पूरी ये अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्या करते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है बेटा, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं। कैसे, देखो सर समझाते हैं आओ। तो मैंने आपको सिंपल सा एग्जाम्पल लिया कार्बन का, जिसके अंदर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रही है, CO2 बना रही है। मतलब कि दो या दो से अधिक अभिकारक, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन हमारे क्या है, अभिकारक हैं, और इनकी अभिक्रिया होकर एक एकल उत्पाद बन रहा है, जैसे अपन कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है, लिखा जाता है संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित कर उसका एक उदाहरण लिखिए। तो आपको ये वाला भी उदाहरण याद रखना है, ठीक है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी उदाहरण। आपकी किताब में ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी अभिक्रिया आती है हमारे सामने, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना भी होता है। कई बार एग्जाम में वियोजन न देके अपघटन पूछ लेता है, तो आपको दोनों का मतलब समझ में आना चाहिए। वह अभिक्रिया, परिभाषा पे ध्यान देंगे अपन, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर क्या होता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। मतलब एक अभिकारक है वो टूटकर क्या करेगा, दो, देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर एक अभिक्रिया है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको जब गर्म किया जाता है, ऊष्मा उसमें दी जाती है, तो वो टूटता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देख सकते हो आप लोग, जैसे बिना भुजा हुआ चूना भी कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। इसमें क्या हो रहा है, एकल उत्पाद, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एकल उत्पाद है वो क्या हो रहा है, टूट रहा है और उत्पाद के रूप में दो नए पदार्थ बना रहा है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ध्यान रखने योग्य बात है कि वियोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया में आप जैसा कि ऊपर देख सकते हो यहाँ पर ऊष्मा प्रवाहित की गई। क्यों, क्योंकि किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं में, वियोजन अभिक्रियाओं कराने के लिए, अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है या प्रकाश की आवश्यकता होती है या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता। इन चीज़ों की सहायता से हम किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी अभिक्रिया है जिसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें किसी अधिक क्रियाशील तत्व, कौन सा, जिसमें किसी अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा किसी लवण में उपस्थित कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे समझेंगे बात को कैसे, विस्थापन अभिक्रिया, जैसे कि आप लोग समझते हो कि कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति जो होता है, कोई बहादुर जो होता है, और
कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझता है तो वो क्या करेगा, अपने से कमज़ोर वाले को उसको स्थान से हटा देगा, उसको परेशान करने की कोशिश करेगा या उस पर अपना रौब जमाएगा। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। जो अधिक क्रियाशील धातु होती हैं वो क्या करती हैं, कम क्रियाशील वाली धातुओं को अपनी जगह से हटा देती है, मतलब उनकी जगह पर खुद आ जाती है। जैसे कि देखेंगे कैसे, यहाँ पर दिया हुआ है जिंक। क्या दिया हुआ है, जिंक। जिंक की अभिक्रिया कराएंगे हम कॉपर सल्फेट के साथ। जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराई जाती है तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक ने क्या करा, कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया और खुद उसकी जगह आके रख गया। इसीलिए जब जिंक और कॉपर सल्फेट की जब अभिक्रिया कराई गई तो हमें जिंक सल्फेट मिला। क्यों, कॉपर को हटा दिया गया और जिंक खुद उसकी जगह पर आ गया। ठीक है, वीडियो पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। ठीक है, आगे हमारी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं आपको बता दूं, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया अधिकतर पूछी जाती है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखो यहाँ पर ये है डिस्प्लेसमेंट। अगली वीडियो में हम द्विविस्थापन अभिक्रिया एवं आगे उपचयन और अपचयन क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और इनके आधार पर हम पाठ के कुछ अन्य क्वेश्चनों को भी साथ साथ में सॉल्व करते चलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।